नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया एट 6। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मैं लेकर आई हूं पूरे दिन भर की 5 बड़ी खबरें कोरोना वायरस पर। देश और दुनिया का ताजा अपडेट मैं आपको बताऊंगी कि भारत में कोरोना वायरस के मामले 12,500 को पार कर चुके हैं। साथ ही पूरी दुनिया में 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 1,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना वायरस पर देश और दुनिया का अपडेट और साथ ही बात करेंगे कि देश में कोरोना का पहला मामला 31 जनवरी को सामने आया था, लेकिन उसके 2.5 महीनों के बाद अब जाकर केंद्र सरकार ने रणनीति बताई है, प्लान बताया है कि किस तरह कोरोना से लड़ाई की जाएगी। एक कंटेनमेंट प्लान जिसकी मैं पहले भी बात कर रही थी, पहले भी मैंने आपसे इसका जिक्र किया है, उसके बारे में आज थोड़ी सी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही वो मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ही बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में, आर्थिक संकट के बारे में कि भारत के सामने कितना बड़ा आर्थिक संकट है और जो कि मैं लगातार कह रही थी कि एमएसएमई सेक्टर के लिए एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा हो सकती है, तो उसके बारे में भी ताजा जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से और बात करेंगे राहुल गांधी ने आज जो मोदी सरकार को सुझाव दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। देश में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के सामने यानी मोदी सरकार के सामने स्वास्थ्य से लेकर अर्थव्यवस्था तक कई तरह की चुनौतियां उनके सामने मौजूद हैं। 2 दिन पहले ही विपक्ष ने सरकार से रोड मैप मांगा था कि आपने लॉकडाउन तो बढ़ा दिया है, लेकिन जो चुनौतियां हैं उससे आप कैसे निपटेंगे, इसकी जानकारी विपक्ष ने मांगी थी। और आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को सुझाव दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए या कोरोना से निपटने के लिए 2 स्तरों पर काम करना होगा। पहला अर्थव्यवस्था के स्तर पर और दूसरा मेडिकल के स्तर पर। राहुल ने मोदी सरकार से केरल वायनाड जो मॉडल है उसको अपनाने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन रेड बटन है, लॉकडाउन कोरोना का पूरा इलाज नहीं है। लॉकडाउन खत्म होते ही कोरोना जो है वो वापस अपना काम शुरू कर देगा और टेस्टिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि वो कहने की लॉकडाउन लागू करना एक सही कदम है, लेकिन वो सिर्फ आखिरी कदम नहीं हो सकता। वो पहला कदम जरूर हो सकता है कोरोना की लड़ाई के लिए, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन से ही कुछ नहीं होगा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही कोरोना वायरस फिर से अपना काम शुरू कर देगा। तो इसलिए सरकार को मेडिकल स्तर पर भी काम करने की जरूरत है। मेडिकल स्तर का यहां मतलब है कि देश में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए। उन्होंने कहा कि रैंडम टेस्टिंग से ही आप कोरोना वायरस को रोक पाओगे। राहुल के मुताबिक अब तक भारत में हर 10 लाख आदमी पर केवल 199 व्यक्तियों के टेस्ट किए जा रहे हैं और जिसे बढ़ाने की जरूरत है। और लगातार मैं भी आपको बताती आई हूं कि किस तरह रैंडम सैंपलिंग करके रैंडम टेस्टिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा ताकत दी जाए, यानी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एम्पावर किया जाए। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर लड़ाई ज्यादा अच्छे से निपटाई जा सकती है। यानी कि अगर कोरोना से लड़ना है तो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको एम्पावर करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों को वित्तीय मदद भी दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि खाद्य क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है, जरूरतमंदों को राशन कार्ड दिए जाए। बेरोजगारी की उन्होंने बात की और कहा कि सरकार को बेरोजगारी के संकट से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा। प्रवासी मजदूरों का संकट हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो पहला चरण हो या वो मुंबई और सूरत की जिस तरह की कल घटना का मैंने आपके सामने जिक्र किया था। तो प्रवासी मजदूरों के संकट पर भी राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को एक रोड मैप, एक रणनीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गोदाम से सामान जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। सरकार लगातार ही दावा कर रही है कि उनके पास अनाज की कोई कमी नहीं है, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। तो फिर सरकार को प्रवासी मजदूरों और गरीबों को ध्यान में रखकर जो गोदाम में अनाज पड़ा है वो गरीबों में बांट देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि भले ही विदेशों में कोरोना वायरस का असर ज्यादातर बुजुर्गों पर हो रहा है, लेकिन ये बात भारत में सही नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सारे लोगों को और भी अन्य तरह की बीमारियां हैं, जैसे शुगर की बीमारी है, इसलिए यहाँ पर बुजुर्गों के साथ नौजवान और बच्चे, उन पर भी खतरा उतना ही मंडरा रहा है
जितना बुजुर्गों पर है। यानी कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये थ्योरी चल रही है कि किस तरह बुजुर्ग जो हैं वो ज्यादा संकट में है, कोरोना वायरस का कितना ज्यादा खतरा उनके ऊपर है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ बुजुर्गों पे ही नहीं, भारत में नौजवानों और बच्चों पर भी कोरोना का खतरा उतना ही ज्यादा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही सोनिया गांधी, जो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने भी मोदी सरकार को कुछ सुझाव दिए थे। 5 तरह के टिप्स उन्होंने मोदी सरकार को दिए थे। और हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी मोदी सरकार को कुछ सुझाव दिए थे। और जो एक बड़ी बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि आप जितने भी सुझावों को देखेंगे उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को ताकत देने की जरूरत है। यानी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को एम्पावर करे, उनको वित्तीय मदद दे। और आपने देखा होगा कि कई दिनों से मांग भी उठ रही थी कि अलग अलग राज्यों ने केंद्र सरकार से पैसे की भी मांग की थी, यानी वित्तीय मदद की भी मांग की थी। राज्य सरकारों ने खुद कहा था कि प्रवासी मजदूरों के चलते और कामकाज ठप हो गया है, उनके पास पहले से उतनी वित्तीय संसाधन नहीं है, यानी वित्त की बहुत कमी थी। तो लगातार ये मांग उठ रही थी कि सरकार जो है वो राज्य सरकारों को पैसे दे। तो आज राहुल गांधी ने भी उसका एक बार फिर जिक्र किया। और अब बात करेंगे रणनीति की। जो मैंने कहा था कि मोदी सरकार ने बताया कि कंटेनमेंट प्लान क्या होगा। तो देश में कोरोना का जो पहला मामला है वो 31 जनवरी को सामने आया था, लेकिन उस पूरे मामले को अब 2.5 महीने हो चुके हैं। आज देश में 12,500 से ज्यादा मामले हैं कोरोना के। और अब जाकर मोदी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए एक रणनीति तैयार की है, एक कंटेनमेंट प्लान जो है वो तैयार किया गया है। आपको बता दें कि देश में कोरोना से लड़ाई के लिए पहले से 3 मॉडल लागू हैं, 3 मॉडल जारी हैं। यानी कि हमने देखा कि राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल, हमने आगरा मॉडल के बारे में भी आपको जानकारी दी थी, और साथ ही केरल के मॉडल के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। तो 3 मॉडल पहले से चल रहे हैं, लेकिन अब जो केंद्र सरकार है उसने एक रणनीति तैयार की है। और उस रणनीति के तहत देश के जितने भी जिले हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। 170 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जो रेड जोन में है। इसके साथ ही 207 इलाके नॉन हॉटस्पॉट इलाके हैं, यानी वो ऑरेंज जोन में है, और जो बाकी बचे हैं वो ग्रीन जोन में है। आपको बता दें कि देश में कुल 708 जिले हैं। और आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय की जो बैठक हुई थी उसमें ये बताया गया है कि देश के 325 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है, यानी 325 जिलों में अभी तक कोरोना नहीं पहुंचा है। लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में छूट दी जा सकती है, लेकिन अगर आप रेड जोन में आते हैं तो फिर आपको ढील नहीं मिलेगी। और आपको ढील देने के लिए या ढील मिलने के लिए कुछ लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि आज ही जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को, उसमें कहा गया है कि रेड जोन से सीधा कोई भी इलाका ग्रीन जोन में तब्दील नहीं हो सकता है। रेड जोन से ऑरेंज जोन जाने में का स्टेटस बदलने में कम से कम 14 दिन लगेंगे, और अगर रेड जोन से ग्रीन जोन होना है तो उसके लिए 28 दिन लगेंगे। मैं आपको बता दूं कि रेड जोन क्या है। रेड जोन कोरोना का हॉटस्पॉट है, यानी कि वहां पर सबसे ज्यादा वो इलाका जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हो, वहां पर कोरोना का विस्फोट हो रहा हो या बहुत तेजी से मामले वहां बढ़ रहे हो, उसको रेड जोन कहा गया है। ऑरेंज जोन यानी कि नॉन कोरोना हॉटस्पॉट, जहां पर मामले बहुत ज्यादा हैं लेकिन रेड जोन के मुकाबले काफी कम है। और ग्रीन जोन वो जहां पर एक भी मामला ना हो। तो हर हफ्ते बैठक की जाएगी और हर हफ्ते इन तीनों जोन्स की समीक्षा की जाएगी और इनका स्टेटस बदल सकता है। यानी अगर ग्रीन जोन में कोरोना का मामला मिलता है तो उसे ऑरेंज जोन की कैटेगरी में डाला जा सकता है। अगर रेड जोन में अगर काफी 28 दिनों तक अगर एक भी पॉजिटिव मामला नहीं आता है तो फिर उसे ग्रीन जोन की कैटेगरी में डाला जा सकता है। यानी पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे। 20 अप्रैल के बाद छूट मिलने की संभावना फिलहाल ऑरेंज जोन वालों के लिए है और ग्रीन जोन वालों के लिए है। रेड जोन वालों को 3 मई के बाद भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्र ने यह भी बताया कि किस आधार पर अलग अलग क्षेत्रों को जोन्स में बांटा गया है। रेड जोन में वो होंगे जहां पर मरीजों की जो डबलिंग रेट है वो ज्यादा होगी, यानी कि दोगुनी रफ्तार से जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे होंगे वो इलाके रेड जोन में आएंगे। और साथ ही किसी राज्य के 80% मामले जिस इलाके से आ रही होंगे, जैसे कि
अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1000 से ऊपर मामले बढ़ चुके हैं, लेकिन राजस्थान में जयपुर जो है वहां पर 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो जयपुर एक कोरोना हॉटस्पॉट है। जयपुर जो होगा वो रेड जोन में आ जाएगा। तो जिस भी राज्य के 80% इलाके 80% जो संख्या है, 80% कोरोना के मामले जिस इलाके से आ रहे होंगे वो रेड जोन होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि सरकार की रणनीति, जो मैंने आपको कहा था कि कंटेनमेंट प्लान क्या है सरकार का, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि सरकार की रणनीति क्या है कोरोना से निपटने के लिए। तो सरकार 2 स्तर पर काम करेगी। पहला होगा क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी। यहां पर वो इलाके होंगे जहां पर एक साथ 15 या उससे ज्यादा मरीज पाए जाते हैं, वहां पर ये स्ट्रेटेजी लागू होगी, ये रणनीति लागू होगी जिसे हम कहते हैं क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी। इनमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को तय किया जाता है, टीमें गठित की जाएंगी, डोर टू डोर सर्वे किए जाएंगे और साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है उसका काम भी किया जाएगा। तो क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी में क्या होगा कि जहां पर 15 या उससे ज्यादा मामले सामने आते हैं, एक साथ उन इलाकों को क्लस्टर माना जाएगा और फिर उन इलाकों को सील कर दिया जाएगा। वहां पर एक निर्धारित एंट्री पॉइंट होगा, एक एग्जिट पॉइंट होगा। इसके अलावा वहां पर मेडिकल टीमें जो हैं वो निर्धारित की जाएंगी, जो घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर सर्वे करेंगी और साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक जो 170 जिले हैं जो रेड जोन में आते हैं, उनमें से 47 हॉटस्पॉट इलाकों में सरकार इस रणनीति के साथ काम कर रही है। दूसरी जो रणनीति है वो है लार्ज आउटब्रेक स्ट्रेटेजी। ये उन इलाकों के लिए है जहां पर एक साथ कई छोटे छोटे या अलग अलग क्लस्टर देखने को मिलते हैं और 170 जो कोरोना के हॉटस्पॉट हैं उनमें से 123 में फिलहाल लार्ज आउटब्रेक स्ट्रेटेजी जो है उसके तहत सरकार काम कर रही है। तो ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई कि कंटेनमेंट प्लान क्या है सरकार का, कि सरकार भीलवाड़ा मॉडल और आगरा मॉडल दोनों को मिलाकर ये काम कर रही है। आपने देखा जो 3 मॉडल मैंने आपको बताए थे, भीलवाड़ा मॉडल, आगरा मॉडल और केरल का मॉडल, वहां पे हमने देखा कि किस तरह पहले इलाकों को सील किया गया, उसके बाद 3 स्तरों पर काम किया गया, यानी कि कंटेनमेंट जोन होता है, एक बफर जोन होता है और एक हॉटस्पॉट होता है, और किस तरह वहां डोर टू डोर सर्वे किए गए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई और फिर सभी का आइसोलेशन किया गया या फिर क्वारंटीन का जो प्रोसेस होता है वो शुरू किया गया। तो अब सरकार ने कंटेनमेंट प्लान जो है वो बताया है, लेकिन 2.5 महीने बाद, यानी देश में जो पहला मामला सामने आया था 31 जनवरी को, उसके 2.5 महीनों के बाद अब जाकर सरकार ने रणनीति तय की है। अगर कोरोना के मामलों की बात करें देश में तो 12,500 से ज्यादा कोरोना के मामले हो चुके हैं देश में। पिछले 24 घंटों में 941 नए मामले दर्ज हुए हैं और 37 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देश में 12,756 मामले हो चुके हैं कोरोना के, जबकि 420 लोगों की मौत हो चुकी है। 1511 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। एक्टिव केसेस जो हैं वो 10,824 हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि अभी तक, यानी आज की डेट तक, देश में कुल 2,90,401 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। देश में जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3,000 का आंकड़ा पार हो चुका है मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें। और आपको बता दें कि सिर्फ मरीजों की संख्या ही नहीं, मौत के आंकड़े अगर देखें तो वहां भी महाराष्ट्र जो है वो देश का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। मौत के आंकड़ों में भी महाराष्ट्र 150 को पार कर चुका है। महाराष्ट्र में अब तक 187 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दोपहर 12 बजे तक आज महाराष्ट्र में 165 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें से मुंबई से 107 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में अब तक 3,081 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। मुंबई में 2,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। धारावी में अब तक 86 मामले सामने आ चुके हैं और 9 लोगों की मौत हो चुकी है और अकेले मुंबई में 114 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मौत का आंकड़ा अगर देखें तो उस हिसाब से भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। 187 लोगों की मौत यहां हो चुकी है। इसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 25 नए मामले सामने आए और तमिलनाडु में 1267 मामले हो चुके हैं कुल।
मध्य प्रदेश ने राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है। अगर हम मामलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल मामले 1115 हो गए हैं और इंदौर, मध्य प्रदेश का रेड जोन इलाका, इंदौर में अब तक 701 मामले हो चुके हैं और भोपाल में 196। राजस्थान की अगर बात करें तो 1104 मामले आए हैं अब तक कुल, जिनमें से 483 जयपुर से सामने आए हैं, जोधपुर से 116 और कोटा से अब तक 86 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 36 नए मामले दर्ज हुए और कर्नाटक में 315 मामले हो चुके हैं अब तक और 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अब तक 314 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें जम्मू डिवीजन से 54 लोग हैं और कश्मीर डिवीजन से 260 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में 2 मरीजों की आज पुष्टि हुई है पिछले 24 घंटों में और बिहार में जो कुल कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या है वो बढ़कर 74 हो गई है। असम में 34 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और इसी बीच सूत्रों के हवाले से आज एक बड़ी खबर आई और वो ये कि विदेशों में रहने वाले भारतीय या वो लोग जो विदेशों के दौरे पर गए थे, ऐसे कुल 3000 भारतीय हैं जो इस वक्त विदेशों में हैं और वो कोरोना से पीड़ित हैं। इनमें से 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 53 देशों में ये आंकड़ा है, यानी 53 देशों में भारतीय नागरिक जो हैं वहां पर जो रह रहे हैं या जो घूमने गए हैं या दौरे पर गए हैं, तो 53 देशों के 3000 से ज्यादा लोग, 3000 से भारतीय नागरिक वो कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं। अगर दुनिया भर की बात करें तो 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 1,30,000 से ज्यादा लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं और अमेरिका में 2600 लोगों की मौत हुई है एक दिन में। इसके साथ ही अमेरिका में 30,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। न्यूयॉर्क में लगभग 11,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और आपको बता दें कि अमेरिका में अब तक 6,37,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अमेरिका के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है वो है इटली और इटली में अभी तक 21,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,65,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, कोरोना की चपेट में है। इटली के बाद स्पेन तीसरे नंबर पर आता है। अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो स्पेन में अब तक 18,000 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी 18,812 लोगों की जान जा चुकी है। 1,80,000 लोग स्पेन में कोरोना से संक्रमित हैं। फ्रांस में 17,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटों में 761 लोगों की मौत हो गई और ब्रिटेन में अब तक 12,868 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में कल रात तक 6383 कुल मामले हो गए हैं और इनमें से 1446 जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 111 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये था वर्ल्ड अपडेट और सबसे आखिर में बात करेंगे अर्थव्यवस्था के मोर्चे के बारे में। अर्थव्यवस्था का जितना बड़ा संकट गहराने की उम्मीद है, आशंका जिस तरीके से नजर आ रही है, तो उस पर बात करेंगे। लॉकडाउन क्योंकि अब बढ़ा दिया गया है तो ये माना जा रहा है कि अब आर्थिक संकट और ज्यादा गहरा सकता है। इसके चलते अब सरकार दूसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने के लिए तैयारी कर रही है। ऐसा खबरों में आ रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अगर अंतिम फैसला हो जाता है तो बहुत जल्दी ही सरकार एक दूसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है। ये कहा गया है कि इस पैकेज में एमएसएमई सेक्टर पर खास ध्यान दिया जाएगा क्योंकि लॉकडाउन के चलते एमएसएमई की कमर टूटने वाली है। मैंने आपको पहले भी बताया था सूत्रों के हवाले से कि रॉयटर्स की खबर थी जिसका मैंने हवाला देते हुए कहा था कि ये माना जा रहा है कि 1 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया जा सकता है एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएसएमई सेक्टर को 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड दिया जा सकता है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार इस पैकेज की जल्द ही घोषणा कर सकती है। मार्च में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी जो गरीबों
पर ध्यान दिया गया था। गरीबों को केंद्र में रखते हुए सरकार ने इस पैकेज की घोषणा की थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते, क्योंकि मजदूरों का संकट बढ़ गया है, एमएसएमई सेक्टर का संकट बढ़ गया है, तो अब जो दूसरा पैकेज आएगा वो एमएसएमई सेक्टर पर केंद्रित होगा और लगभग 1 लाख करोड़ के पैकेज की आने की उम्मीद है। इस बीच आईएमएफ लगातार अपडेट दे रहा है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि आईएमएफ लगातार अपडेट दे रहा है कि कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकट में दुनिया जाने वाली है। आईएमएफ ने कहा है कि 60 सालों में ऐसा पहली बार होगा कि एशियाई देशों का जो विकास है वो रुक जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। आईएमएफ ने कहा है कि 60 सालों में पहली बार एशियाई देशों का विकास रुक जाएगा और भारत का जो जीडीपी अनुमान है आईएमएफ ने वो भी घटा दिया है। आईएमएफ ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते भयानक आर्थिक मंदी आ सकती है, वैश्विक मंदी जो है वो आ सकती है और ये मंदी 1930 और 2008 का जो इकोनॉमिक स्लोडाउन था उससे भी ज्यादा खतरनाक और उससे भी ज्यादा गहरी होगी। और अगर भारत की बात करें तो आईएमएफ ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो जीडीपी दर है यानी आर्थिक विकास दर जो है वो 1.9% रहने वाली है। और मैंने आपको लगातार मैं आपको बताती आ रही हूं कि सिर्फ अर्थव्यवस्था का संकट ही नहीं है, रोजगार का संकट भी बहुत ज्यादा है। और मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि किस तरह फिक्की ने ये कहा था कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बेरोजगार होने वाले हैं। 4 लाख नौकरियों की बात की थी। साथ ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पहले ही कहते आए हैं कि कैसे देश में 40 करोड़ लोग जो खासकर मजदूर वर्ग में आते हैं वो गरीबी के दलदल में फंस सकते हैं। और इसीलिए शायद आज राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए एक रोड मैप बनाने की जरूरत है, एक रोड मैप को तैयार किए जाने की जरूरत है। लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका नहीं हो सकता जिससे आप कोरोना से निपट सके। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। मैं आपको बताया कि राहुल गांधी ने क्या सुझाव दिया। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,500 को पार कर चुकी है। दुनिया भर में 20 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे 2.5 महीनों के बाद मोदी सरकार ने अब एक कंटेनमेंट प्लान बनाया है जिसके तहत जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है और किस तरह से ये प्लान काम करेगा इसकी जानकारी भी मैंने आपको दी और साथ ही आर्थिक संकट के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। और जाने से पहले एक बार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनसे फिर से गुजारिश करना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन में आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं इसकी जानकारी हमें दें। एक वीडियो आपको बनाकर हमें भेजना है। एशियावेल हिंदी को 1 मिनट तक का वीडियो होना चाहिए जिसमें आप हमें ये बताएं कि आप इस लॉकडाउन के दौरान अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कैसे खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं इतने नेगेटिविटी के माहौल में। तो ये आप हमें बताएं। क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या कोई नई हॉबी आपने शुरू की है या कुकिंग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या क्रिएटिव कर रहे हैं, इसका 1 मिनट का वीडियो बनाकर आपको एशियावेल हिंदी को भेजना है। और जब आप वीडियो हमें भेजेंगे तो हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उस वीडियो को पोस्ट करेंगे। तो एशियावेल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रही हूं, उसे नोट कर लीजिए 9003074655। ये एशियावेल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है 9003074655। इस नंबर पर 1 मिनट का वीडियो बनाकर आप हमें भेजिए और बताइए कि आप अपनी दिनचर्या, आप अपना दिन, आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं, क्या क्रिएटिव आप कर रहे हैं। और साथ ही अगर कोई सुझाव देना हो तो प्लीज वो भी दें। और आज के इस लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशियावेल हिंदी के साथ। नमस्कार।